हमने स्टार्ट की थी फंगल इन्फेक्शन के बारे में, ठीक है। तो यस्टरडे वी डिस्कस डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन, जिसको हम टीनिया इन्फेक्शन भी कहते हैं, और एक हमने पढ़ा था टीनिया वर्सिकुलर के बारे में, ठीक है। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे दैट इज अबाउट कैंडिडियासिस। ये भी फंगल इन्फेक्शन है। तो कैंडिडियासिस इज द थर्ड फंगल इन्फेक्शन ऑफ द स्किन, ठीक है। मैंने पहले आप लोग को टीनिया वर्सिकुलर पढ़ाया था, फिर डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन पढ़ाए थे। आज हम कैंडिडियासिस पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें लिखे a fungal infection usually caused by candida species, that is called candidiasis. Candida is a fungus, जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं, कैंडिडियासिस कहते हैं। इसके बारे में याद रखें कि इसकी स्पीशीज कौन कौन सी है। तो कैंडिडा स्पीशीज के बारे में देयर आर मेनी कैंडिडा स्पीशीज, बट इम्पोर्टेंट आर नंबर 1 कैंडिडा एल्बिकस, ठीक है। कैंडिडा एल्बिकस, देखिए एक्चुअली जो कैंडिडा है ये एक ग्रुप का नाम है, ठीक है। इस ग्रुप के अंदर फिर डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, फंजाई होते हैं। उनमें से एक का नाम है कैंडिडा एल्बिकस, ठीक है। द नेक्स्ट इज कॉल्ड कैंडिडा फ्यूमिगेटस, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट कैंडिडा नाइगर, ठीक है। ये तीन आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी कैंडिडियासिस का वर्ड आ जाए इट मीन के इन्फेक्शन काज्ड बाय एनी थ्री ऑफ दीस, ठीक है। लेकिन ह्यूमन बॉडी के अंदर जो मोस्ट कॉमन कैंडिडा स्पीशीज है वो क्या है, कैंडिडा एल्बिकस है। तो प्लीज इसको एमसीक्यूज हाईलाइट करें। कैंडिडियासिस का वर्ड जब भी आ जाए तो आंखें बंद करके अगर इसका काज पूछी जाए, आंसर इज कैंडिडा एल्बिकस। दिस इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ कैंडिडियासिस। अब इसमें लिखें रिस्क फैक्टर, कि इसकी रिस्क फैक्टर क्या है, कि कौन कौन सी बातें हैं जिसमें कैंडिडियासिस के चांसेस ज्यादा होते हैं। नंबर 1 क्रोनिक यूज ऑफ स्टीरॉयड स्प्रे, ठीक है। अगर एक पेशेंट है वो स्टीरॉयड स्प्रे ज्यादा देर से यूज कर रहा है तो उसको जनाब कैंडिडियासिस के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसका रीजन कोई भी बता सकता है कि नहीं। इसका वजह यह है अगर हम स्टीरॉयड स्प्रे यूज करते हैं, स्पेशली आस्थमा पेशेंट होते हैं वो इनहेलर लेते हैं कि नहीं, उसमें सल्ब्यूटामोल और क्या होता है, स्टीरॉयड। कहते हैं कि आस्थमा पेशेंट जब स्टीरॉयड स्प्रे यूज करता है तो उसके बाद उसको वाटर से अपनी माउथ को रिंस आउट करना चाहिए। अगर वो स्टीरॉयड स्प्रे यूज करता रहे तो स्प्रे के कुछ मॉलिक्यूल तो अंदर जाएंगे, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल ऑफ द स्प्रे कहाँ पे रहेंगे, माउथ में। और माउथ के अंदर नॉर्मल फ्लोरा है, तो स्टीरॉयड इज इम्यूनो सप्रेसिव। अगर नॉर्मल फ्लोरा स्टीरॉयड से सप्रेस हो जाए तो उसके ऊपर कैंडिडा एल्बिकस के इन्फेक्शन चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए कि द इन्फेक्शन इज काज्ड बाय कैंडिडा एल्बिकस इन द ओरल कैविटी, इट इज नोन एज डैश, इट इज कॉल्ड ओरल थ्रश। इसको क्या कहते हैं, ओरल थ्रश। तो ओरल थ्रश इज इन्फेक्शन काज्ड बाय कैंडिडा एल्बिकस स्पेशली इनसाइड द ओरल कैविटी। नंबर 2 मोइस्ट एनवायरनमेंट, मतलब अगर बॉडी के अंदर कोई भी ऐसा पार्ट जिसमें मॉइस्चर की चांसेस ज्यादा हो, जिस तरह के एक्जिला, ग्रोइन एरिया जहाँ से स्वेटिंग ज्यादा होती है, तो मॉइस्ट एनवायरनमेंट के अंदर फंगल ग्रोथ की चांसेस ज्यादा होती है। तो मॉइस्ट एरिया जब मॉइस्ट एनवायरनमेंट, इसमें आप लोग लिखे फॉर एग्जाम्पल एक्जिला, फॉर एग्जाम्पल ग्रोइन एरिया, ये सारी वो एरियाज हैं जहाँ पे स्वेटिंग ज्यादा होती है और उसमें फंगल इन्फेक्शन के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, ठीक है। नंबर 3 लेके इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, मतलब वो पेशेंट जिसकी इम्यूनिटी पहले से क्या होती है, वीक होती है, मतलब उन लोगों में भी फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होती है, ठीक है जी। इसमें नेक्स्ट देखे अगर फॉर एग्जांपल लेके क्लिनिकल फीचर्स के इसमें से इन्फेक्शन चाहे किसी का भी हो जाए तो व्हाट आर द डिफरेंट क्लिनिकल फीचर्स। अ पेशेंट प्रेजेंट with black or membrane
नॉर्मल फ्लोरा को डिस्टर्ब करें और उस स्टीरॉयड स्प्रे की वजह से अगर उसको कैंडिडा इन्फेक्शन ओरल कैविटी में हो जाए, इसको ओरल थ्रश कहते हैं, तो फिर ऊपर जो पैलेट है इसके ऊपर फंगल इन्फेक्शन की वजह से एक क्या बन जाता है, मेम्ब्रेन बन जाता है। अब यहाँ पे लिखे इफ इट ब्लीड आफ्टर स्क्रैपिंग, स्क्रैपिंग का मतलब ये है रिमूवल। अगर हम ब्लेड के जरिए उस मेम्ब्रेन को क्या करना चाहे, रिमूव करना चाहे, जिस तरह हॉस्पिटल में पेशेंट आता है वो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी माउथ के अंदर एक मेम्ब्रेन बनी है, जब उसको हम कहते हैं कि अपनी मुंह खोले और हम ब्लेड के जरिए वो मेम्ब्रेन को क्या करना चाहे, स्क्रैप करना चाहे, रिमूव करना चाहे, और वो रिमूवल करने के साथ क्या करे, ब्लीड करे, इट मीन के दिस मेम्ब्रेन वाज काज्ड बाय डिप्थीरिया। कौन सी? डिप्थीरिया। डिप्थीरिया इज अ बैक्टीरिया, डिप्थीरिया कैन काज मेम्ब्रेनस इंफेक्शन। लेकिन उस मेम्ब्रेन की निशानी यह है कि जब भी वो हम स्क्रैप करते हैं तो वहां से क्या होगी, ब्लीड होगी। क्लियर है? लेकिन अगर मेम्ब्रेन किस वजह से बनी है, कैंडिडा की वजह से, तो वो फिर ब्लीड हो नहीं करती, इट विल नॉट ब्लीड, इट विल नॉट ब्लीड आफ्टर स्क्रैपिंग। ये बात समझ गए कि नहीं? तो ये इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ठीक है, हाउ यू विल नो कि ओरल कैविटी के अंदर जो मेम्ब्रेन बनी है ये कैंडिडा ने बनाई है या डिप्थीरिया ने बनाई है। कैंडिडा इज अ फंजाई, डिप्थीरिया इज अ बैक्टीरिया। एक्चुअली membranous infection of the oral cavity, think about two things, either diphtheria infection or candidiasis। अगर हम ब्लेड के जरिए उस मेम्ब्रेन को रिमूव करने की कोशिश करें और वो ब्लीड करे, इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव एंड इट ब्लीड, इट्स मीन ऑफ डिप्थीरिया इन्फेक्शन। लेकिन अगर वो मेम्ब्रेन आसानी से स्क्रैप हो जाए और उससे ब्लीड ना हो जाए, देन थिंक अबाउट कैंडिडियासिस। ठीक है, तो कैंडिडियासिस ऑफ द ओरल कैविटी इज नोन एज दैट, आंसर इज ओरल थ्रश। इसको क्या कहते हैं, ओरल थ्रश कहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट इसमें अनदर पॉइंट आप लोगों ने देखना है कि इन द ग्रोइन एरिया, इन द ग्रोइन एरिया द कैंडिडा कैन कॉज रेड रैशेस। ये क्या कराती है, रेड रैशेस इन चिल्ड्रन। एक्चुअली बच्चों के अंदर जो ग्रोइन एरिया है, ग्रोइन एरिया मीन्स एरिया वेयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज प्रेजेंट। बच्चों के अंदर ग्रोइन एरिया में जो कैंडिडा इन्फेक्शन होती है, इट कैन कॉज रेड रैशेस, स्पेशली चिल्ड्रन के अंदर। आप लोगों ने देखा होगा कि जो बच्चे मतलब बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, जो पेम्पर वगैरह पहनते हैं, तो पेम्पर रिमूवल के बाद वहां पे रेशेस बन जाती है। इसका वजह यह है कि लॉन्ग रन में जब पेम्पर स्टिक रहता है स्किन के साथ, तो वहां पे मॉइस्चर बन जाती है और उस मॉइस्चर एरिया के अंदर कौन सी इन्फेक्शन होती है, कैंडिडियासिस। एक्चुअली इफ कैंडिडा इन्फेक्शन affect groin area in the children which lead to characteristic rashes, that is known as diaper rash। इसको क्या कहते हैं, डायपर रेशेस। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आ जाए कि डायपर रेशेस that is classically caused by which fungi, आंसर है कैंडिडा एल्बिकन। उस वजह से कैंडिडा एल्बिकन की वजह से। तो कहने का मतलब ये है कि कैंडिडा की जो इन्फेक्शन है, आप लोगों को मैं दो चीजें बताता हूँ। एक पेशेंट आता है, उसकी एक्जिला में रेड रैशेस है और वो रैशेस टीचिंग कर रहा है, मतलब खारिश कर रहा है, और वो रैशेस ग्रोइन एरिया में भी है, लेकिन वो ये भी बता रहे हैं कि वो लॉन्ग टर्म से स्टीरॉयड यूज कर रहा है। क्या यूज कर रहे हैं, स्टीरॉयड। तो स्टीरॉयड यूज के बाद ओवरऑल इम्यूनिटी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, और वीक इम्यूनिटी के ऊपर इंफेक्शन इज ओनली सीन बाय कैंडिडा। तो एनी रेड रैशेस आफ्टर स्टीरॉयड यूज या एनी रेड रैशेस इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट, तो वो डायबिटिक हो सकता है कि नहीं, या डायबिटिक पेशेंट एग्जाम में आ जाए, या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट आ जाए, या लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड यूज पेशेंट आ जाए, और उसकी ओरल कैविटी में मेम्ब्रेन बन चुका हो कि ब्लेड के जरिए स्क्रैप करने के दौरान इजीली रिमूव हो जाए, थिंक अबाउट ओरल थ्रश। ये क्या है, ओरल थ्रश। एंड ओरल थ्रश इज इन्फेक्शन caused by Candida albicans inside the oral cavity। क्लियर है? या एक बच्चा है, उसको लॉन्ग टर्म से 24 और 36 आवर के लिए पेम्पर जो है ना, मतलब उसके साथ है, तो उसके बाद अगर इसको ग्रोइन एरिया के अंदर रेड रैशेस आ जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, डायपर रैशेस। और डायपर रैशेस भी कौन सी इन्फेक्शन है, कैंडिडा इन्फेक्शन। ओके, गर्म चीज खाने के बाद मतलब ये है कि मुंह से, मुंह के ऊपर एक मेम्ब्रेन आ जाता है, इस तरफ मुंह जो है ना, इस पे चाले पड़ जाती है,
इसका वजह यह है कि यू आर सेंसिटिव टू दैट फूड। जो फूड आपने ली है या गर्म चीज ली है या स्पाइसी चीज ली है, आपकी बॉडी उसको सेंसिटिव है, इसको कहते हैं सेंसिटिविटी रिएक्शन। वो अलग चीज है, लेकिन ये अलग चीज है, ठीक है, वो सेंसिटिव। दूसरी बात, अगर एक पेशेंट है जिसकी पूरी सॉफ्ट पैलेट या हार्ड पैलेट के ऊपर एक मेम्ब्रेन बनी है और आप कहेंगे कि यार या तो ये कैंडिडा है या ये क्या है, डिप्थीरिया है। अब डिप्थीरिया क्या है, बैक्टीरिया है। उसके साथ साथ पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर होता है। क्या होता है, हाई ग्रेड फीवर। लेकिन फंगल इन्फेक्शन के अंदर फीवर नहीं होती, ठीक है। तो हाई ग्रेड फीवर विद मेम्ब्रेन ओवर द पैलेट, थिंक अबाउट विच इन्फेक्शन, डिप्थीरिया। बट माइल्ड फीवर और नो फीवर विद मेम्ब्रेन, थिंक अबाउट कैंडिडिया, ठीक है। मैं ग्रुप के अंदर आज डिप्थीरिया वर्सेस कैंडिडिया की जो मेम्ब्रेन है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। इसके वाले के इन्वेस्टिगेशन कि हाउ वी कैन इन्वेस्टिगेट द पेशेंट विद कैंडिडा, ठीक है। इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या है, तो उस दिन हमने ये पढ़ा था कि किसी भी फंगल इन्फेक्शन के अंदर बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पे लेके बेस्ट इनिशियल investigation is KOH, stand for potassium hydroxide। देखिए, अगर आप एक एरिया में फंगल इन्फेक्शन सस्पेक्ट करते हैं, आप ब्लेड के जरिए उस रीजन को स्क्रैप करते हैं और उसकी जो सैंपल है वो स्लाइड पे डालते हैं। वो स्लाइड माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं और उस पर लेबोरेटरी से KOH का एक ड्रॉप डालते हैं। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो फ्लूइड है, इट हैज द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एवरीथिंग एक्सेप्ट फंगल एलिमेंट। अगर हर वो चीज जो आप फंगल, अब देख यहाँ पे आपने स्क्रैप किया तो जो सैंपल आपने लिया है उसमें एपिथेलियल सेल होंगे क्या, नहीं। इसमें केराटिन भी है, स्किन के डेड सेल भी है, लेकिन उसमें शायद फंगस हो भी या ना भी हो। अगर आप उस पर KOH डाले और उसमें फंगस ना होता तो स्लाइड हमें क्लियर नजर आना चाहिए। लेकिन अगर KOH डालने के बाद भी स्लाइड पे कोई चीजें नजर आती है, इट मे बी फंगल इन्फेक्शन। तो यहाँ पे लेके इट एब्जॉर्ब everything except fungal element। फंगल की बजाय, फंगल एलिमेंट की बजाय ये हर एक चीज को एब्जॉर्ब करते हैं। तो एनी फंगल इन्फेक्शन के लिए इनिशियल बेस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट एक है सेकंड नंबर के कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है। हाँ जी, कंफर्मेटरी टेस्ट ये कौन बता सकता है, वेरी गुड, फंगल कल्चर करते हैं। क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि कैंडिडा एल्बेकन है, कैंडिडा फ्यूमिगेटस है या कैंडिडा नाइगर है। हम जब सैंपल लेते हैं तो KOH हमें ये बताता है कि आइदर फंगल इन्फेक्शन इज देयर और नॉट, लेकिन ये स्पीशी नहीं बता सकती। स्पीशी हमें कौन बताएगी, फंगल कल्चर बताएगी। यहाँ पे लेके वी कैन डू फंगल कल्चर, हम क्या करते हैं, फंगल कल्चर करते हैं। बात समझ गए क्या, नहीं। मैं इधर एक बात ध्यान में आई है तो बार बार प्रोफेसर पूछते हैं कि फंगल इन्फेक्शन एक दो तरह के हैं, एक सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन, एक डीप फंगल इन्फेक्शन होती है। सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन वो होती है जो स्किन को अफेक्ट कर सकती है, और डीप वो है जो मल्टीपल सिस्टम को अफेक्ट करे। इम्यूनो कॉम्पिटेंट लोग जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है उसमें फंगल इन्फेक्शन सुपरफिशियल होती है। जिसकी इम्यूनिटी वीक होती है उसमें इन्वेजिव फंगल इन्फेक्शन होती है, जिसके जरिए मल्टीपल सिस्टम अफेक्ट हो सकती है। तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन इज सिस्टेमिक, लेकिन इम्यूनो कॉम्पिटेंट लोगों में मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन इज सुपरफिशियल। वो क्या होती है, सुपरफिशियल होती है। अब लेके जब हम फंगस इन्फेक्शन को डायग्नोज करें और उसको कंफर्म करें तो फिर इसकी हम ट्रीटमेंट करेंगे कि हम ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं। अगर एक पेशेंट है उसको ओरल कैंडिडियासिस है, क्या है, ओरल कैंडिडियासिस। हाँ जी, व्हाट इज मेंट बाय ओरल कैंडिडियासिस, दैट इज ओरल थ्रश। Any infection is caused by candida in the oral cavity leading to formation of membrane in the oral cavity called oral candidiasis। तो हम इसको टेबलेट देंगे फ्लूकोनाजोल, क्या देंगे, फ्लूकोनाजोल। यहाँ पे लेके ओरल फ्लूकोनाजोल देंगे। फ्लूकोनाजोल इज एंटी फंगल, बेस्ट वर्क इन ओरल कैंडिडियासिस, क्लियर है। और मैंने उस दिन आप लोगों को बताया था जो फ्लूकोनाजोल है ये कैप्सूल में आती है जोलानेक्स के नाम से। किसके नाम से, जोलानेक्स कैप्सूल। आप लोग जाएंगे शॉप वाले को बताए कि जोलानेक्स कैप्सूल ले लें, उस जोलानेक्स के नीचे फार्मूले में लिखा होगा फ्लूकोनाजोल, और ये जितने mg में मिलता है राउंड अबाउट 150 mg। आपने इसका टेबलेट एक कैप्सूल देना है वंस अ वीक। आज
अगर एक कैप्सूल कोई बंदा खाए तो नेक्स्ट वीक फिर दूसरा लेगा, ठीक है। इसके पूरे डब्बे में 4 कैप्सूल होते हैं और 1 महीने के लिए होते हैं, वीकली 1 कैप्सूल लेना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर हम फिर यहाँ पे लेके नेस्टाटीन, ये भी एंटी फंगल है, माउथ वाश दे सकते हैं कि नहीं? हम इस पेशेंट को गार्गल करने के लिए माउथ वाश देंगे और वो किसके नाम से आता है? नेस्टाटीन। अगेन इट इज एंटी फंगल। ये जब माउथ वाश करेगा या गार्गल करेगा तो जो मेम्ब्रेन है वो क्या होता जाएगा? खत्म होता जाएगा। तो माउथ वाश के लिए नेस्टाटीन है, लेकिन ओरल टेबलेट के लिए फ्लूकोनाजोल है। ये हम तब देंगे इफ वी डायग्नोज द पेशेंट फॉर विच कैंडिडियासिस? ओरल कैंडिडियासिस। लेकिन अगर एक पेशेंट है उसको सुपरफिशियल इन्फेक्शन है एक्जिला के अंदर, ब्रेस्ट के नीचे, ग्रोइन एरिया के अंदर, तो उसके लिए हम क्या देंगे? सुपरफिशियल इन्फेक्शन। तो सुपरफिशियल में सिस्टम इन्वॉल्व होंगे कि स्किन? इसमें स्किन इन्वॉल्व होता है। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने इस पेशेंट को क्या बताना है? कीप द एरिया ड्राई। उस एरिया को क्या रखना है? ड्राई रखना है, क्योंकि मॉइस्ट एनवायरनमेंट के अंदर फंगल ग्रोथ की चांसेस तो ज्यादा होती है, ऐसा है कि नहीं? तो कीप द एरिया ड्राई, उस एरिया को जितना हो सके ड्राई रखें, फर्स्ट प्रायोरिटी। और नंबर 2 आप लोगों ने लिखना है नेस्टाटीन पाउडर आते हैं, नेस्टाटीन पाउडर। हम पाउडर की शक्ल में नेस्टाटीन लेंगे। ये पाउडर है तो इसके 2 फायदे हैं, ये तो एरिया को ड्राई भी रखेगी और दूसरा इसके अंदर नेस्टाटीन है तो एंटी फंगल एक्टिविटी भी है। तो नेस्टाटीन पाउडर विल मेक द एरिया ड्राई एंड आल्सो फाइट अगेंस्ट इंफेक्शन बिकॉज ऑफ नेस्टाटीन, इट इज एंटी फंगल। और साथ में हम देंगे क्लोट्रिम क्रीम। कौन सा देंगे? क्लोट्रिम। क्लोट्रिम क्रीम इज यूज्ड बेस्ट फॉर एनी सुपरफिशियल फंगल इंफेक्शन और क्लोट्रिम इज क्लोट्रिमाजोल। ये क्या है? क्लोट्रिमाजोल। तो क्लोट्रिमाजोल भी क्या है? दवा, दैट इज कॉल्ड क्लोट्रिमाजोल। अगेन दैट इज अ कैटेगरी ऑफ एजोल फैमिली। इस तरह कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, इस तरह क्या है? क्लोट्रिमाजोल है। तो क्लोट्रिम क्रीम जो है वो क्लोट्रिमाजोल क्रीम है, ये भी सुपरफिशियल यूज होता है। बच्चों के अंदर अगर पैम्पर यूज करने के बाद उसको ग्रोइन एरिया में डायपर रैशेज हो रहे हो, डायपर रेड रैशेज हो रहे हो, तो आप लोगों ने नेस्टाटीन क्रीम देनी है। कौन सी देनी है? नेस्टाटीन। बहुत कॉमन यूज होता है नेस्टाटीन क्रीम। किसी भी शॉप में जाए कि नेस्टाटीन क्रीम दे, तो नेस्टाटीन क्रीम इज यूज फॉर डायपर रैशेज। ये भी उन लोगों के अंदर हम यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो दीज व्हाट ऑल आर द फंगल इन्फेक्शन ऑफ द स्किन। बुक के अंदर फर्स्ट वन वाज टीनिया वर्सिकलस, नेक्स्ट इज डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन, द थर्ड इज कैंडिडियासिस, ठीक है। इसके बाद एक और हम हेडिंग की तरफ जाएंगे, हेडिंग देंगे इस्केमिक डिसऑर्डर ऑफ स्किन। इस्केमिक डिसऑर्डर ऑफ स्किन मतलब स्किन के अंदर वो डिसऑर्डर जिसकी रीजन डिक्रीज ब्लड सप्लाई हो। इस्कीमिया का मतलब क्या है? डिक्रीज ब्लड सप्लाई। तो एनी डिसऑर्डर दैट रिजल्ट फ्रॉम डिक्रीज ब्लड सप्लाई इन द स्किन इज नोन एज इस्केमिक डिसऑर्डर ऑफ स्किन। अब देख, इसमें जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंडीशन है दैट इज कॉल्ड डिक्यूबिटस अल्सर। इसका नाम है डिक्यूबिटस अल्सर, ठीक है। ये एग्जामिनर जरूर पूछता है कि व्हाट इज मेंट बाय डिक्यूबिटस अल्सर। ये सर्जरी में भी होता है और डर्मा का भी पार्ट है। इसके बारे में तो सबसे पहले लिखे कि सेनुनीमस क्या है। सेनुनीमस का मतलब इसके अदर नेम्स भी है। एग्जामिनर अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछे व्हाट इज मेंट बाय बेड सोर, इसका दूसरा नाम क्या है? बेड सोर। तो बेड सोर इज डिक्यूबिटस अल्सर, क्लियर है। Another very important name of this decubitus ulcer is called pressure ulcer. इसका दूसरा नाम क्या है? Pressure ulcer। तो ये 2 याद रखें। Decubitus ulcer is known as bed sore or pressure ulcer, ठीक है। अब लिखे what is the definition। इसकी definition क्या है? ये क्या है? ये condition क्या है? इसकी definition क्या है? तो लिखे ischemic necrosis of the skin, ischemic necrosis of the skin usually due to continuous pressure of the dependent part of body with the bed, that is known as decubitus ulcer। आप लोगों ने इससे क्या चीज मुआयजा किया है? What is meant by this? Actually
अगर ये बेड है, इस पे एक पेशेंट इस तरह लेटा हुआ है, ये पेशेंट सुपाइन पोजीशन में लेटता है, तो उसका मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट जो बेड के साथ कॉन्टेक्ट में आता है वो लो बैक होता है। क्या होता है? लो बैक। अगर एक बंदा हार्ड बेड में इस तरह सोया रहे तो उसका मेजॉरिटी कंटिन्यूअस, इसका जो बैक है वो बेड के साथ कॉन्टेक्ट में आएगा कि नहीं, यहाँ पे एक प्रेशर लगेगा कि नहीं, इस प्रेशर की वजह से वहाँ पे जो माइक्रो वेसल है, छोटे छोटे वेसल है, उसकी कंस्ट्रक्शन होगी कि डायलेशन? कंस्ट्रक्शन होगी। और जब कंस्ट्रक्शन होगी कंटिन्यूअस प्रेशर की वजह से, तो लोकल एरिया में ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी? कम। और डिक्रीज ब्लड सप्लाई की वजह से वहाँ की लोकल सेल की डेथ हो जाती है, जिसको इस्केमिक नेक्रोसिस कहते हैं। तो वहाँ पे अगर सेल की डेथ हो जाए तो सेल खत्म हो जाएंगे कि नहीं? और जब स्किन के अंदर सेल की फाइब्रोसिस हो जाए या नेक्रोसिस हो जाए तो वहाँ पे अल्सर बन सकते हैं कि नहीं? अब यहाँ पे जो अल्सर बनने की वजह है, हाँ जी एवरीवन, अल्सर बनने की जो वजह है वो इस्केमिक क्या है? नेक्रोसिस है। और इस्केमिक नेक्रोसिस का वजह कंटिन्यूअस प्रेशर है। क्या है? कंटिन्यूअस। इसलिए इसको हम प्रेशर अल्सर कहते हैं। और ये उन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा होता है जो लोग बेड रिडन होते हैं। क्या होते हैं? बेड रिडन। इस वजह से इसका दूसरा नाम बेड सोर है, जिसको हम डिक्यूबिटस अल्सर भी कहते हैं। क्लियर है? इसलिए कहते हैं कि बेड में एक ही पोजीशन में 2 से 3 घंटे से ज्यादा एक ही पोजीशन में सोना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप एक पोजीशन में सोए रहे, क्योंकि हम नींद के में हर 2 से 3 घंटे के बाद बंदा करवट बदल लेता है, अगर एक ही पोजीशन में बंदा सोया रहे तो उसका जो बेड के साथ कॉन्टेक्ट में पार्ट आई है, डिपेंडेंट पार्ट, उसमें प्रेशर की वजह से वहाँ की लोकल ब्लड सप्लाई क्या हो जा सकती है? डिक्रीज हो जा सकती है, स्टॉप हो जा सकती है, जिसमें वहाँ की लोकल सेल की क्या हो जाती है? नेक्रोसिस, एंड दैट लीड टू अल्सर फॉर्मेशन। क्लियर है? अब लिखे रिस्क फैक्टर। ये किन लोगों में ज्यादा होता है? बेड सोर के पेशेंट जब आते हैं तो ये किन लोगों में ज्यादा होते हैं? तो वी कैन से फर्स्ट इज बेड रिडन पेशेंट, जो लोग ज्यादा देर तक बेड पे रहते हैं, बेड रिडन पेशेंट में। तो रिस्क फैक्टर, फर्स्ट रिस्क फैक्टर इज विच पेशेंट? बेड रिडन पेशेंट। अब बेड रिडन के अंदर ये सारी कहानी पड़ी है। बेड रिडन पेशेंट से मुराद आप लोगों के ख्याल में, हाँ जी, लोअर लिम्ब फ्रैक्चर आ सकती है कि नहीं? लोअर लिम्ब फ्रैक्चर, अगर लोगों में लोअर लिम्ब की फ्रैक्चर हुई हो, टीबिया फ्रैक्चर या फीमर फ्रैक्चर, उस फ्रैक्चर के अंदर 6 महीने 7 महीने बंदा बेड पे रहता है कि नहीं? उन लोगों में डिक्यूबिटस अल्सर के चांसेस ज्यादा होते हैं। या एक बंदा है उसकी पैरालाइसिस हुई है, पैरालाइज बंदा नहीं चल सकता तो वो बेड पे रहता है, तो लेकिन पैरालाइज पेशेंट में भी इनके चांसेस क्या होते हैं? ज्यादा। पैरालाइज के बाद जो लोग महीनों से वेंटिलेटर पे रखे होते हैं, वेंटिलेटर पे 3rd मंथ 4th मंथ 5th मंथ तक भी लोग रह सकते हैं, तो वेंटिलेटर में भी एक पोजीशन पे लोग रहते हैं कि नहीं? या पहले के वेंटिलेटर पे जो लोग रहते हैं उनमें भी इसका चांसेस ज्यादा होता है। तो इसका मतलब ये है, ये वो लोग हैं जो ज्यादा देर तक बेड पे रहते हैं। अगर बेड पे ज्यादा देर रहने की वजह से इसका डिपेंडेंट पार्ट बेड के साथ रहे, वहाँ लोकल सेल की क्या हो जाती है? डेथ हो सकती है। अब यहाँ पे इसकी वजह से क्या बन सकता है? अल्सर बन सकता है। अब लेके डायग्नोसिस, इसकी डायग्नोसिस क्या है? शाबाश बताए ना। आप लोगों के ख्याल में कोई खास टेस्ट करेंगे या क्लिनिकल डायग्नोसिस? इट इज अ क्लिनिकल डायग्नोसिस। पेशेंट बताएगा यार डॉक्टर साहब मेरे लोअर लिम्ब की फ्रैक्चर हुई थी, मुझे पता नहीं था, और मैं बस सुपाइन में रहा 3 महीने 4 महीने, और जब मैंने करवट बदल ली तो मेरा तो यहाँ पे जनाब अल्सर बना है। तो मतलब हिस्ट्री प्लस एग्जामिनेशन इज द की फॉर द डायग्नोसिस। यहाँ पे लेके क्लिनिकल डायग्नोसिस, इसका मतलब क्या है? नो नीड ऑफ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन। मतलब यहाँ रखे इसमें पेशेंट से हिस्ट्री लेना जरूरी है कि नहीं? हिस्ट्री प्लस, हाँ जी, फिजिकल एग्जामिनेशन इज ओनली रिक्वायर्ड फॉर द क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ डिक्यूबिटस अल्सर। ठीक है? अब इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है? हाउ वी कैन ट्रीट दिस पेशेंट? इसकी ट्रीटमेंट क्या है? अगर एग्जाम में आ जाए कि की ट्रीटमेंट बताए, व्हाट इज द की ट्रीटमेंट? सबसे पहले तो लिखे प्रिवेंशन इज द की। सबसे पहले जो की है वो उसकी प्रिवेंशन है। अगर एक बंदा बेड रिडन है, आप उसको एजुकेट करें कि एक ही हिम्मत में ज्यादा देर तक ना सोए, हर 2 से 3 घंटे के बाद अपनी पोजीशन क्या करें? चेंज किया करें। यहाँ पे लगे प्रिवेंशन द की, प्रिवेंशन इज द की। मतलब इसमें जो की पॉइंट है वो प्रिवेंशन है। कोई भी फ्रैक्चर केस है, पैरालाइज पेशेंट है जो उठ नहीं सकता, आप इसके घर वालों को बताएं कि हर 2 से 3 घंटे के बाद उसकी थोड़ी सी क्या करें? पोजीशन चेंज किया करें, वरना इन लोगों को फ्यूचर में किस अल्सर के चांसेस हो सकते हैं? डिक्यूबिटस अल्सर।
पहले कहे कि changing the position after every 2 आवर, मतलब एटलीस्ट 2 आवर, हर 2 घंटे के बाद हम बताएंगे कि पेशेंट की जो पोजीशन है वो क्या करें, चेंज क्या करें। ठीक है जी, ओके। अब अगर एक पेशेंट है उसकी ऑलरेडी अल्सर आ चुकी है, ये तो प्रिवेंशन है, लेकिन अगर अल्सर आ चुकी है तो लेकिन इसकी ट्रीटमेंट क्या है। इसमें लेके एक ऑलरेडी अल्सर डेवलप, अगर इसकी अल्सर पहले से डेवलप हो चुकी है तो नंबर 1 इज एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग। क्या करते हैं, एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग, मतलब बायोडीन वगैरह से उस एरिया को साफ करते हैं ताकि उसमें क्या ना हो जाए, इन्फेक्शन की रिस्क को हम पहले कम करें। अगर अल्सर के ऊपर इन्फेक्शन हो जाए तो वो बैक्टीरिया फिर ब्लड में जा सकती है कि नहीं, इट कैन कॉज सेप्टिसीमिया। ये क्या करा सकती है, सेप्टिसीमिया। यहाँ पे लेके एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग, एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग, इसका मतलब क्लीनिंग है कि हम एंटीसेप्टिक यूज करके उस अल्सर को सबसे पहले क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। फिर इसके ऊपर अगर इन्फेक्शन हो चुकी है तो हम देंगे एंटीपायरेटिक। क्या देंगे, एंटीपायरेटिक। ये इसलिए देते हैं ताकि हम फीवर को क्या कर सके, कम कर सके। अगर फीवर है तो इफ इन्फेक्शन इज कॉज फीवर इज देयर देन वी कैन गो फॉर एंटीपायरेटिक। और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट या सर्जिकल डिब्राइडमेंट करते हैं। डिब्राइडमेंट का मतलब एनी अप्रोच which where we can clean and we can manage the ulcer, that is called surgical debridement। मतलब उस अल्सर के अंदर सबसे पहले हम क्लीनिंग करेंगे, उसमें हम एंटीसेप्टिक यूज करेंगे, फिर उसमें हम हीलिंग के लिए कुछ ऑइंटमेंट डालेंगे और उस एरिया को बैंडेज के जरिए फिर बंद कर देंगे ताकि वहाँ की जो स्किन हीलिंग है वो क्या हो जाए, फास्ट हो जाए। और फिर पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन के बाद हम फिर पेशेंट को जरूर बताते हैं कि आपने उससे मत ज्यादा देर तक सोना नहीं। क्लियर है। एग्जाम में इस तरह आता है कि पैरालाइज्ड पेशेंट है, अ पेशेंट डायग्नोज फॉर अ डिजीज एंड पुट वेंटिलेटर फॉर 6 मंथ्स, इस तरह का कोई सिम्टम उन लोगों ने दिया होगा। आफ्टर दैट व्हेन द पेशेंट आफ्टर 3 मंथ्स 4 मंथ्स उसने अपनी पोजीशन चेंज की, उसको बैक पेन हो रहा था और वहां पे एक स्किन लीजन, डिक्यूबिटस अल्सर के अंदर अल्सर की जो रीजन है वो प्रेशर है, उस एरिया के ऊपर जो बेड के साथ कॉन्टेक्ट में है, उसकी वजह से वहाँ की लोकल ब्लड सप्लाई कम हो चुकी है कि ज्यादा, कम, इस्कीमिया हुआ है। इसलिए डिक्यूबिटस अल्सर इज द पार्ट ऑफ इस्केमिक डिसऑर्डर ऑफ स्किन। ये इस्केमिक डिसऑर्डर के अंदर आता है। क्लियर है कि नहीं। अब इस्केमिक डिसऑर्डर ऑफ द स्किन के अंदर एक डिक्यूबिटस अल्सर है, दूसरा हेडिंग जैसे गैंग्रीन, इसके अंदर क्या आता है, गैंग्रीन। सर्जिकल डिब्राइडमेंट, जब भी अल्सर डेवलप हो हम उसकी पहले क्लीनिंग करेंगे, फिर उसमें ऑइंटमेंट डालेंगे, अगर वहां पे कनेक्टिव टिश्यू की कोई लीजन वगैरह उसको खत्म करेंगे। इस पूरी अप्रोच को, जिसपे हम अप्रोच करें ताकि उस अल्सर को हम हील कर सके, इन सबको सर्जिकल डिब्राइडमेंट कहते हैं। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि डेफिनेटिव ट्रीटमेंट फॉर डिक्यूबिटस अल्सर सर्जिकल डिब्राइडमेंट, इसकी मेडिकल कोई अप्रोच नहीं है, लेकिन द की ट्रीटमेंट इज मेनली प्रिवेंशन ऑफ अल्सर। हम क्या करते हैं, प्रिवेंशन करते हैं। इसके बाद लिखे गैंग्रीन, इसके बाद लिखे गैंग्रीन, ठीक है ना। गैंग्रीन के बारे में हाँ कल क्लास में से, इस क्लास में से, क्लिनिकल नहीं बेसिक वालों में से, कल मुझे एक बंदे की मैसेज आई है कि व्हाट इज मेंट बाय दिस डिजीज जंगलीन, ठीक है ना। मैं हैरान रहा कि मैंने कहा यार 5 साल में या मुझे तो जंगलीन डिजीज का नहीं पता है। फिर उसने दोबारा मैसेज किया कि व्हाट इज जंगलीन, ठीक है ना। फिर मैं भी हैरान, मैंने फिर गूगल उठा कर देखा जंगलीन क्या चीज है। मैं जंगलीन देता उधर गैंग्रीन आता है, ठीक है ना। फिर उसको मैंने वॉइस कर दिया कि जंगलीन या गैंग्रीन, कहते हाँ हाँ सर गैंग्रीन, ठीक है, गैंग्रीन या जंगलीन, ठीक है। मुझे जंगलीन के बारे में आया था एक बार कहते, ठीक है ना। तो एक्चुअली चीजें जो है ना जंगलीन डिजीज नहीं है, इट इज ऑलवेज गैंग्रीन, ठीक है। अब गैंग्रीन के बारे में लेके व्हाट इज मेंट बाय गैंग्रीन, नेक्रोसिस ऑफ द बॉडी टिश्यू, नेक्रोसिस मींस सेल डेथ, नेक्रोसिस ऑफ द बॉडी टिश्यू ड्यू टू डिक्रीज local blood supply, that is known as of gangrene।
गैंग्रीन के अंदर क्या होता है, इसमें भी निक्रोसिस होती है, लेकिन बिकॉज ऑफ डिक्रीज ब्लड सप्लाई। अब उसमें भी निक्रोसिस थी बिकॉज ऑफ डिक्रीज ब्लड सप्लाई, इसमें भी है, लेकिन दोनों की मैकेनिज्म क्या है, वो डिफरेंट है। ठीक है, इसके टाइप्स देखें, तो व्हाट इज द टाइप्स ऑफ गैंग्रीन। गैंग्रीन की 3 टाइप्स होती है। फर्स्ट इज कॉल्ड ड्राई गैंग्रीन। एक को हम क्या कहते हैं, ड्राई गैंग्रीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल शुड नो ड्राई गैंग्रीन। ड्राई गैंग्रीन के बारे में याद रखें कि ड्राई गैंग्रीन एक्चुअली सिंपल गैंग्रीन को ही कहते हैं। अगर व्हाट इज एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस मीन हार्डनिंग ऑफ द आर्टरी। अगर आर्टरी हार्ड हो जाए और उसमें इलास्टिसिटी कम हो जाए तो आगे फिर ब्लड नहीं दे सकती। तो याद रखें, इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई टू द लोकल एरिया ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस लीडिंग टू रिजल्ट ऑफ स्किन डेथ, दैट इज नोन एज ड्राई गैंग्रीन। तो ड्राई गैंग्रीन में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, the reason behind dry gangrene is this, answer is atherosclerosis। यहाँ पे लेके insufficient blood supply, insufficient blood supply से मुराद इस्कीमिया है कि नहीं, blood supply which is usually result as necrosis due to atherosclerosis, that is known as which gangrene, ड्राई गैंग्रीन। क्लियर है। ऑन एग्जामिनेशन देखे, ऑन एग्जामिनेशन द एरिया लुक, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 2 चीजें बता रहा हूँ। एरिया लुक याद रखे ब्लैक, एरिया क्या नजर आएगी, ब्लैक। अगर किसी पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर लोकल ब्लड सप्लाई कम पड़ चुकी है और वहाँ की सेल की क्या हो चुकी है, डेथ, तो जब वहाँ पे ऑक्सीजन की रसाई नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, आरबीसी नहीं है, उस एरिया को अगर हम एग्जामिनेशन से देखेंगे तो क्या नजर आएगी, ब्लैक नजर आएगी। तो याद रखें, गैंग्रीनस फुट, ये नाम सुना है कि नहीं। डायबिटिक पेशेंट के अंदर हम फुट क्यों रिमूव करते हैं, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी सेल की क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। यहाँ पे लेके फॉर एग्जांपल ज्यादातर जो ड्राई गैंग्रीन है इसका पाकिस्तान में मोस्ट कॉमन का डायबिटीज मलाइटस होता है। क्लियर है। और अगर किसी को गैंग्रीन हो जाए, इट मीन कि वहाँ की सेल की ऑलरेडी क्या हो चुकी है, नेक्रोसिस। एंड वंस द सेल इज डाई, उसको हम फिर रिकवर नहीं कर सकते, तो उसका फिर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है, एम्पुटेशन है। वो क्या है, एम्पुटेशन। इसका कोई मेडिकल अप्रोच नहीं है, सर्जिकली हम उस नेक्रोटिक एरिया को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। एक पेशेंट आता है, उस ये जो लिम्ब एरिया है वो सारा का सारा ड्राई है, तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर्स उसको मशवरा देते हैं कि बेस्ट ये है कि आप उस एरिया को रिमूव करें। वो कहेगा नहीं, मैं तो अकेला बंदा हूँ, घर का अकेला बंदा हूँ, मैं तो काम काज करता हूँ, आप मुझसे फुट रिमूव करेंगे तो मैं फिर कैसे रिजल्ट रोजे कमाऊंगा। आप उसको बता दें कि अगर आप इसको रिमूव ना करें तो अब ये लिम्ब में है, ये फिर पूरी बॉडी में फैल सकती है, नंबर 1। नंबर 2, आप उसको ये भी बताएं अगर हम फुट को रिमूव करें तो आप व्हील चेयर के जरिए काम कर सकते हैं। आप जो है ना, हमारे पास मसनूई टांग भी है, आर्टिफिशियल फुट भी है, उसके जरिए भी आप अपना काम कर सकते हैं। तो जब वो ये चीजें सुनेगा, आपने उसको अल्टरनेट चीजें बतानी है, तो फिर डायरेक्टली कन्विंस हो जाता है। क्लियर है। लेकिन गैंग्रीन का डेफिनेटिव ट्रीटमेंट एम्पुटेशन है। क्या है, एम्पुटेशन, सर्जिकल रिमूवल ऑफ दैट अफेक्टेड एरिया इज नोन एज एम्पुटेशन। क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन है, हाँ ओके, स्प्रेड होने की क्या वजह होती है, वेरी गुड क्वेश्चन। सीरियस, जैसा कि हमने कहा कि डायबिटिक पेशेंट होता है, तो डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन में होता है डायबिटिक वस्कुलोपैथी। क्या होती है, डायबिटिक वस्कुलोपैथी, क्योंकि डायबिटीज में वेसल डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर ये हम यहाँ पे अगर इसको हम खत्म करें और फिर डायबिटीज पे कंट्रोल पाए, डायबिटीज, तो मतलब वो बंदा फिर आगे ठीक होगा। लेकिन अगर वो डायबिटिक कंट्रोल भी ना रखे और ये भी वीक हो सकते, तो वीक लिम्ब पहले से इम्यूनो कम्प्रोमाइज है, तो अपने साथ नेक्स्ट टिश्यूज को भी अफेक्ट करती रहेगी, और डायबिटिक कंट्रोल भी नहीं होगा तो डैमेज जो है ना वो जल्दी स्प्रेड होगा। अगर इसको हम रिमूव करें, नॉर्मल टिश्यू की नॉर्मल के साथ कनेक्शन खत्म करें और डायबिटीज पे कंट्रोल करें, तो फिर ये लिमिटेड रह सकता है, अदरवाइज इट विल बी स्प्रेड। क्योंकि जो नेक्रोटिक टिश्यूज होती है वो लिविंग टिश्यू को साइड बाय वाइज अफेक्ट कर सकती है। ठीक है। नेक्स्ट थिंग है, अनदर थिंग इज बेड गैंग्रीन। हाँ क्या, हाँ 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 ओके। तो एक्चुअली नेक्रोसिस नहीं होती, जब बहुत ज्यादा सर्दी होती है या बर्फ एरिया में जाते तो जो हाथ पैर होते वो इस तरह
ब्लैक टू ब्लू हो जाती है। इसका वजह यह है कि वहाँ की लोकल ब्लड सप्लाई इतनी कम हो जाती है कि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की रिजेक्शन हो जाती है। तो ऑक्सीजन जा नहीं सकती, कार्बन डाइऑक्साइड आ नहीं सकती, लेकिन वो बंदे जब वो ग्लेशियर वगैरह से निकल आते हैं और फिर उसको एक टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो लोकल वेज और डायलेशन की वजह से फिर वो ब्लड की जो सप्लाई है वो बहाल हो जाती है। लेकिन अगर इसको लॉन्ग टर्म तक देखें, अगर उसको टाइमली हम रिकवर ना करें तो उसमें भी नेक्रोसिस के चांसेस हो सकती है। जिस हाँ नहीं, वो नहीं होता क्योंकि वो रिवर्सेबल है और इरिवर्सेबल है। क्लियर है? इसमें फर्क है। इसमें देखें, अगर फॉर एग्जांपल इफ देयर इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन ओवर गैंग्रीन, अगर गैंग्रीन था पहले से और इसके ऊपर क्या हुआ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑन द टॉप ऑफ गैंग्रीन, दैट इज नोन एज वेट गैंग्रीन। तो वेट गैंग्रीन के अंदर नंबर 1 इसमें जो क्लिनिकल फीचर है, इसमें फीवर होता है। क्या होता है? फीवर होता है। वो एरिया हमें ब्लैक तो नजर आता है, ब्लैक। और नंबर 3 इन लोगों के अंदर देयर इज पस फॉर्मेशन। वहाँ से क्या बन चुका होता है? पस भी बन चुका, क्योंकि व्हेनेवर द इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया इट विल लीड टू पस फॉर्मेशन। तो अगर पहले से देखें एक एरिया में ब्लड सप्लाई कम की वजह से उस एरिया की लोकल सिल्की क्या हो चुकी है, इसको हम कहते हैं ड्राई गैंग्रीन। लेकिन ड्राई गैंग्रीन के ऊपर अगर इन्फेक्शन हो जाती है और वहाँ पे पस बन जाती है देन इट इज कॉल्ड ऑफ वेट गैंग्रीन। वेट का मतलब गीला, और यहाँ पे गीले से मुराद पस फॉर्मेशन है। क्लियर है कि नहीं? अब अगर एग्जामिनर ये पूछे कि मोस्ट लाइकली ड्राई गैंग्रीन पे इन्फेक्शन कौन कराती है, अपनी स्किन की नॉर्मल फ्लोरा। याद रखे, क्योंकि जब स्किन ऑलरेडी डैमेज हो जाए तो फिर नॉर्मल फ्लोरा बिकम पैथोजेनिक। ये क्या बन जाता है? पैथोजेनिक। तो आप लोगों ने लिखना है कि वेट गैंग्रीन के ऊपर मोस्ट लाइकली द इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय नॉर्मल फ्लोरा। इट इज यूजुअली बिकॉज ऑफ नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द स्किन, नॉर्मल फ्लोरा ऑफ स्किन। फॉर एग्जांपल, चले जी, लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था एनएलई के अंदर और इसमें पूछा गया था कि डायबिटिक फुट इज अ विच गैंग्रीन, ड्राई गैंग्रीन या वेट गैंग्रीन। अब याद रखें, हम कहते हैं कि डायबिटीज के अंदर ड्राई गैंग्रीन होता है। क्या होता है? ड्राई। अगर एग्जाम में आ जाए विच टाइप ऑफ गैंग्रीन इज रिजल्ट इन अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, तो उसका आंसर क्या है? ड्राई। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए कि डायबिटिक फुट इज डेड, आंसर इज वेट गैंग्रीन। डायबिटिक फुट से मुराद इन्फेक्टेड फुट है कि डायबिटीज में पहले से ड्राई गैंग्रीन हुआ था, अब वो उसके ऊपर क्या हुआ है? इन्फेक्शन। और अगर ड्राई गैंग्रीन के ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए और वहां पे लोकल क्या बन जाए? पस, इसको हम फिर क्या कहेंगे? वेट गैंग्रीन कहेंगे। इट इज नोन एज डायबिटिक फुट। तो डायबिटिक फुट का लफ्ज सुनकर आप लोग के जहन में आना चाहिए इट इज ऑलरेडी व्हाट? इन्फेक्टेड गैंग्रीन। ये क्या है? इन्फेक्टेड गैंग्रीन। और आखिर में लेके गैस गैंग्रीन, आखिर में लेके दैट इज कॉल्ड गैस गैंग्रीन। ठीक है, गैस गैंग्रीन का जरूर क्वेश्चन आता है और इसका एक एमसीक्यूज आता है। ये भी वेट गैंग्रीन की एक वैरायटी है, लेकिन यहाँ पे एक इन्फेक्शन होता है क्लास्ट्रीडियम परफरेंजिस। यहाँ पे लेके इट इज काज्ड बाय अ बैक्टीरिया known as क्लास्ट्रीडियम परफरेंजिस। क्लियर है कि नहीं? क्लास्ट्रीडियम परफरेंजिस के बारे में याद रखें, इस बैक्टीरिया इज ग्राम पॉजिटिव। ये क्या है? ये ग्राम पॉजिटिव रॉड है, ये बेसिलाई है और ये एनेरोबिक है। ये उधर एरिया उधर पे इन्फेक्शन कराती है जहाँ पे ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी, एब्सेंस। तो ये गैंग्रीन में इन्फेक्शन कराती है और गैंग्रीन पहले से वो एरिया होता है जो नेक्रोसिस हो चुका हो। तो गैंग्रीन के अंदर ऑक्सीजन होता है कि नहीं होता? हाँ, when the cell undergo necrosis there will be no oxygen। तो गैंग्रीन फुट के अंदर ऑक्सीजन नहीं होता, तो वहाँ पे इन्फेक्शन कौन कराएगी? क्लास्ट्रीडियम परफरेंजिस। इधर देख, इसका मतलब ये है कि जो क्लास्ट्रीडियम परफरेंजिस है, अब एक फुट है वो गैंग्रीनस है, उसमें सेल की क्या हो चुकी है? डेथ। इसका ये नाम याद रखे कि ये उस एरिया के अंदर परफरेंजिस मीन परफोरेट करता है जो पहले से उसमें क्या हो चुकी हो? गैंग्रीन। ये गैंग्रीनस फुट के अंदर परफोरेट करके अंदर जाती है और H2O2 गैस रिलीज करती है। इस गैस का नाम क्या है? गैस गैंग्रीन है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिलीज करती है और ये क्रेपिटस गैंग्रीन कराती है और वहाँ पे लोकल गैस क्रिएट करती है। इसका नाम क्या है? गैस गैंग्रीन। वैसे क्लास्ट्रीडियम जो बैक्टीरिया है, इसके बारे में याद रखें, क्लास्ट्रीडियम बैक्टीरिया की कितनी स्पीशीज
क्लास्ट्रीडियम बैक्टीरिया। फर्स्ट आप लोगों ने शायद नाम सुना हो, क्लास्ट्रीडियम टेटनी, नाम सुना है कि नहीं? इट कैन कॉज टेटनस। ये क्या कराती है? टेटनस। टेटनी और टेटनस में फर्क है। टेटनी मीन सीवियर स्पाज्म ऑफ द हैंड मसल बिकॉज ऑफ हाइपोकैल्सीमिया, लेकिन टेटनस इज कॉज्ड बाय क्लास्ट्रीडियम टेटनी, दैट इज अ बैक्टीरिया प्रेजेंट ऑन द रोड साइड सॉइल। रोड साइड के सॉइल में ये बैक्टीरिया है, जिसका एक्सीडेंट होता है उसको टीटी इंजेक्शन लगाते हैं कि नहीं? इसका वजह यह है कि रोड साइड पे क्लास्ट्रीडियम टेटनी बैक्टीरिया है, अगर इसकी टीटी इंजेक्शन ना लगाई जाए तो उसको क्या हो सकता है? टेटनस हो सकता है। ये हम आगे पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट एग्जाम में आता है क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम। कौन सी? बोटुलिनम। ये शायद आप लोगों को नाम सुनाओ, क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम कैन कॉज बोटुलिज्म। ये क्या कराती है? बोटुलिज्म। एक्चुअली बोटुलिज्म के अंदर हमारी बॉडी की जितनी भी मसल्स है वो फ्लैसिड हो जाती है। क्या हो जाती है? फ्लैसिड का मतलब बिल्कुल वीक हो जाती है, पैरालाइज टाइप हो जाती है। और याद रखें, फ्लैसिड पैरालिसिस के अंदर द बॉडी बिकम एक्टिव और लेजी हो जाते हैं, लेजी फ्लैसिड हो जाते हैं। और उनमें से जो मोस्ट कॉमन मसल इन्वॉल्व होते हैं दैट इज डायफ्राम। और अगर डायफ्राम फ्लैसिड हो जाए तो फिर रिस्पायरेशन नहीं होगी। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन बोटुलिज्म इज डायफ्राम पैरालिसिस। वो क्या होता है? डायफ्राम पैरालिसिस होता है। देखिए, आई के मसल फ्लैसिड हो जाएंगे तो कैन बी एबल टू मूव द आई? नो। तो डिप्लोपिया, डी फॉर डिप्लोपिया। मसल ऑफ द टंग विल वीक, तो कैन वी स्वॉलो द फूड? नो, दैट इज कॉल्ड डिस्पेजिया। तो क्या कहते हैं? डिस्पेजिया। मसल ऑफ द टंग विल बी वीक, वी कैन नॉट स्पीक प्रॉपर्ली, दैट इज डिसआर्थरिया। इसको क्या कहते हैं? डिसआर्थरिया। और नेक्स्ट डी फॉर डायफ्राम पैरालिसिस। बोटुलिज्म के अंदर 4 चीज याद रखें, डिप्लोपिया, डिस्पेजिया, डिसआर्थरिया एंड डायफ्राम पैरालिसिस। दैट इज अ डेंजरस कंडीशन, वी विल डिस्कस इन ग्रेटर डिटेल। ये बोटुलिज्म अगर इसके अंदर हो जाए, कब बच्चों के अंदर, तो इसको एक नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लोपी बेबी सिंड्रोम। तो क्या कहते हैं? फ्लोपी बेबी सिंड्रोम। ये भी एग्जाम में आता है कि जब बोटुलिज्म बच्चों में हो जाए तो उसका नाम क्या है? फ्लोपी बेबी सिंड्रोम। नेक्स्ट है क्लास्ट्रीडियम डिफिसिले। एक क्या होता है? क्लास्ट्रीडियम डिफिसिले कैन कॉज intestinal problem which is called pseudomembranous colitis। ये क्या कराता है? pseudomembranous colitis। what is colitis? inflammation of the large intestine। large intestine, small intestine को हम bowel कहते हैं, large intestine को हम colon कहते हैं। तो colon mean colitis, inflammation of colon। large intestine के inside पे false membrane का बन जाना, that is called pseudomembranous। pseudo mean false। A false membrane which is formed on the inner lining of the large intestine is called pseudomembranous colitis। तो आप लोगों के ख्याल में जब लार्ज इंटेस्टाइन की इन्फ्लेमेशन होगी तो फिर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट की अब्जॉर्प्शन सही तरीके से होगी? नहीं होगी। तो दिस पेशेंट विल डेवलप डायरिया। ये भी एग्जाम में आता है। क्लास्ट्रीडियम डिफिसिले, डिफिसिले डी फॉर व्हाट? डी, डायरिया। तो डायरिया कराता। Why Clostridium difficile can cause diarrhea? Because of pseudomembranous colitis। क्लियर है? और आखिर में लेके ये सारे के सारे वो एमसीक्यूज है जो कभी मिस होते नहीं है। I want to write and share with you guys। The last species in this category is Clostridium perfringens and it can cause gas gangrene। ये क्या करा सकती है? गैस गैंग्रीन, जो कि हम पढ़ रहे हैं। बात समझ गए क्या नहीं? एक्चुअली जिस मसल सेल के अंदर पहले से सेल की क्या हो चुकी है? नेक्रोसिस। ये उस सेल के अंदर परफोरेट करके, परफरेंजिस मीन परफोरेट करके वहां पे गैस रिलीज करती है। इसलिए क्लास्ट्रीडियम परफरेंजिस कैन कॉज मायोनेक्रोसिस। ये क्या कराती है? मायोनेक्रोसिस। ये मसल सेल की लाइसिस करके उसको डेथ करा के वहां पे अपने लिए एनवायरनमेंट को क्या बनाती है? एनेरोबिक। क्या बनाती है? एनेरोबिक। और वहां पे गैस रिलीज करके गैस गैंग्रीन कराती है। तो क्लास्ट्रीडियम टेटनी कैन कॉज टेटिनस। क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम कैन कॉज botulism। Clostridium difficile can cause pseudomembranous colitis which leads to diarrhea। और Clostridium perfringens can cause gas gangrene। एक गैस गैंग्रीन कराती है। ठीक है जी। इनमें से, इन सब में से प्लीज रिमेंबर एक एप्टीट्यूड जरूर आता है। ठीक है, तो कौन सी बैक्टीरिया क्या कराती है। अब इसके बाद आखिर में लेके व्हाट इज द डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस क्या है? डायग्नोसिस गैंग्रीन की क्या है? हाँ जी, एनी इन्वेस्टिगेशन? नो।
तो लेकिन क्लिनिकल डायग्नोसिस देखने से पता चलता है डायबिटिक पेशेंट है और उसका अफेक्टेड एरिया क्या है, वो एरिया हमें नजर आता है और वो ब्लैक है, तो उसका पता चलेगा कि यहाँ पे दिल की क्या हो चुकी है, दैट इज गैंग्रीन। तो डायग्नोसिस आप गैंग्रीन में लिखे, इट इज अ क्लिनिकल डायग्नोसिस, ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है, ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके ट्रीटमेंट ऑफ गैंग्रीन क्या है। सबसे पहले तो याद रखें, अगर पार्शियल गैंग्रीन है तो सर्जिकल डिब्राइडमेंट कर सकेंगे कि नहीं, उस एरिया को हम सर्जिकली साफ करेंगे, सर्जिकल डिब्राइडमेंट। फिर अगर फुल गैंग्रीन है उस एरिया को हम सर्जिकली रिमूव करेंगे, दैट इज कॉल्ड एम्पुटेशन। सर्जिकल रिमूवल ऑफ द अफेक्टेड एरिया वेयर ऑलरेडी सेल बिकम डाई, दैट इज नोन एज एम्पुटेशन। क्या कहते हैं, एम्पुटेशन कहते हैं। और आखिर में देखिए, अगर फॉर एग्जांपल हाइपरबेरिक ऑक्सीजन देते हैं, और बाई दिस फॉर मी अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू रिमेंबर, hyperbaric oxygen, anyone can explain me what is the meaning of this? Hyperbaric oxygen means कि जो गैंग्रीनस एरिया है, मशीन के जरिए उसमें हम प्रेशर के साथ क्या दें, ऑक्सीजन, ताकि एनवायरनमेंट को क्या करे, एरोबिक बनाए और क्लास्ट्रीडियम परफरेंजिस को खत्म करे, क्योंकि क्लास्ट्रीडियम परफरेंजिस कैन कॉज इन्फेक्शन इन द एनएरोबिक एनवायरनमेंट। लेकिन अगर हम वहां पे ऑक्सीजन की मौजूदगी बढ़ाए तो कैन दिस बैक्टीरिया सर्वाइव, नो, ये खत्म हो जाएगी, एनवायरनमेंट बिकम एरोबिक। तो याद रखिए, हाइपरबेरिक ऑक्सीजन गैंग्रीन के अंदर हम तब देते हैं, हाँ जी, इफ वी सस्पेक्ट व्हिच टाइप ऑफ गैंग्रीन, गैस गैंग्रीन। जब हम किसको सस्पेक्ट करते हैं, गैस गैंग्रीन, व्हाई, टू किल व्हिच बैक्टीरिया, क्लास्ट्रीडियम परफरेंजिस, बिकॉज़ दिस बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और आखिर में लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्थ नंबर नोट लेके, एंटीबायोटिक आर नॉट रिकमेंडेड अलोन, आर नॉट रिकमेंडेड अलोन। अकेले हम इसमें एंटीबायोटिक को, हाँ जी, नहीं दे सकते। एनीवन इन द क्लास कैन टेल मी व्हाई गैंग्रीन पेशेंट में हम एंटीबायोटिक नहीं दे सकते। द रीजन इज कि वहां पे ऑलरेडी ब्लड सप्लाई क्या हो चुकी है, कम, और इतने एंटीबायोटिक वहां तक नहीं जाएंगे जो हमें डिजाइन इफेक्ट दे सके। तो डिक्रीज ब्लड सप्लाई की वजह से एंटीबायोटिक रीच टू दैट एरिया विल बी वेरी लो, दैट विल डजंट वर्क, ये हमारे पास काम नहीं करेगा। दूसरी बात, जो ऑलरेडी सेल डैमेज है या नेक्रोटिक है, एंटीबायोटिक उसको दोबारा हीलो नहीं कर सकती। लेकिन एंटीबायोटिक अगर हम हाई डोज में यूज करें तो उसका फायदा यह है कि गैंग्रीन के ऊपर सेकेंडरी इन्फेक्शन को हम क्या करें, प्रिवेंट करें। तो एंटीबायोटिक अकेले तो दे नहीं सकते, बिकॉज इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई की वजह से वो वहां पे सही तरीके से पहुंच नहीं पाएंगे। लेकिन अगर एंटीबायोटिक की हाई डोज हम देंगे, फिर भी इट इज नॉट यूज फॉर द ट्रीटमेंट, इट इज यूज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन। ये हम इसलिए यूज करते हैं ताकि गैंग्रीन ड्राई से क्या ना बन जाए, वेट ना बन जाए, और उस पर सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो जाए। क्लियर है कि नहीं? तो दिस व्हाट ऑल अबाउट द अप्रोच फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गैंग्रीन। तो डर्मा के अंदर इन लोगों ने इस्केमिक स्किन डिसऑर्डर में दो लिखी है, वन इज डिक्यूबिटस अल्सर, अनदर इज गैंग्रीन, ठीक है। फिर गैंग्रीन के मैंने आप लोगों को मेन पॉइंट्स बता दिए, और आप लोगों ने याद रखना है कि मोस्ट कॉमन गैंग्रीन इन डायबिटीज इज ड्राई गैंग्रीन, लेकिन डायबिटिक फुट इज द एग्जांपल ऑफ वेट गैंग्रीन। गैस गैंग्रीन की काज क्लास्ट्रीडियम परफरेंजिस है, और गैंग्रीन की बेस्ट ऑप्शन जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, सर्जिकल रिमूवल है, दैट इज कॉल्ड एम्पुटेशन। अगर गैस गैंग्रीन हम सस्पेक्ट करते तो हम हाइपरबेरिक ऑक्सीजन देंगे, ताकि हम एनवायरनमेंट को, हम हाई प्रेशर से ऑक्सीजन देंगे ताकि हम एनवायरनमेंट को क्या बनाएं, एरोबिक बनाएं, जिसमें क्लास्ट्रीडियम परफरेंजिस सर्वाइव नहीं कर सकती। अब डिक्यूबिटस अल्सर में स्किन सेल की नेक्रोसिस होती है, लेकिन इसका मेन जो पैथोलॉजी है लॉन्ग स्टैंडिंग प्रेशर है, कंटिन्यूस क्या है, प्रेशर है। लेकिन गैंग्रीन के अंदर भी नेक्रोसिस होती है स्किन सेल की, लेकिन इसकी मेन रीजन एथेरोस्क्लेरोसिस है। तो द मेन पैथोलॉजी बिहाइंड गैंग्रीन इज एथेरोस्क्लेरोसिस या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, लेकिन मेन पैथोलॉजी बिकॉज डिक्यूबिटस अल्सर इज सस्टेन्ड प्रेशर ओवर द डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड कांटेक्ट विद द बेड। तो उसकी जो भी घर में हो या इस तरह कोई पेशेंट हो कि वो कहे कि यार मुझे डॉक्टर ने बताया कि आपने 3-4 महीने बेड पे रहना है, बाहर नहीं जाना, तो आपने बताना है कि हर 2 से 3 घंटे के बाद अपनी पोजीशन को थोड़ा बहुत क्या करें, चेंज क्या करें, अदरवाइज यू विल डेवलप अल्सर इन द बैक साइड ऑफ द बॉडी व्हिच इज नोन एज प्रेशर अल्सर।
क्या कहते हैं, प्रेशर। तो उसका प्रिवेंशन की है, लेकिन अगर डेवलप हो जाए एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग करेंगे और सर्जिकल डिब्राइडमेंट करेंगे। ठीक है, ब्रेक करे शाबाश। समझ गए ये कि नहीं? बस 5 मिनट ब्रेक करें, ठीक है।